वाला एरिया खाली हो गया, तो इस एरिया को कवर अप करने के लिए वो यहाँ से तो एक लाइन से आ रहा है, लेकिन ऊपर जाती है वो एकदम एक्सपैंड हो जा रहा है। अबव दिस बर्निंग कैंडल इट इज राइजिंग अप, हैविंग क्ले, सैंड एंड ग्रेवल्स, रेडिएट हो गई। रेडिएट होके कहाँ गई? सराउंडिंग में चली गई। सराउंडिंग वाले में क्या? ओशन में सब कुछ देर में होगा, अगर गर्म करना होगा तब भी देर में होगा, ठंडा करना होगा। Hello dear students, welcome to your own study platform Concept Corridor and I am your mentor Yogita Dhami. So today we are here going to start the new chapter for class 7 science, that is heat transfer in nature, and this is your 7th chapter. बेटा इससे पहले के साइंस के 6th chapter along with their NCERT solutions we are done with. उसके अलावा मैंने start कर दी है Be Exam Ready series. In that series we are practicing out lot of questions from each and every chapter of your science so that you can be exam ready. Yes. बेटा जो हम क्वेश्चन वहां सॉल्व कर रहे हैं दैट यू विल सी डेफिनेटली इन योर एग्जामिनेशन इन वन और अदर फॉर्म. सो इफ यू हैव मिस्ड एनी वन आउट ऑफ दीज, द लिंक ऑफ होल प्लेलिस्ट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. बाद में जाके पक्का उसको देख लेना, ठीक है. इफ यू वांट नोट्स यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, अगेन लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन एक्सेस ऑल दीज नोट्स देयर आफ्टर ज्वाइनिंग द चैनल, ठीक है. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड यस बेटा आई एम गेटिंग सम रिक्वेस्ट इन माय वीडियोस कि मैम आप बहुत जल्दी बोलते हो, हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे हैं. बेटा अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो व्हाट यू कैन डू, व्हेनेवर यू प्ले एनी ऑफ माय वीडियो, गो टू द सेटिंग आइकन हियर, वहां जाके आप स्पीड को कम कर सकते हो. सो यू कैन वॉच दिस वीडियो इन द स्पीड ऑफ 0.90 और 0.80. स्पीड धीरे हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड, ठीक है. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. बेटा चैप्टर्स नेम, सबसे पहला वर्ड है हीट. सुना हुआ है पहले, है ना. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सन से हमें हीट मिलती है, फायर से हमें हीट मिलती है. सो देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हीट. नाउ द नेक्स्ट इज ट्रांसफर. सो हीट ट्रांसफर, ये पहले हमने सुना हुआ है क्या? हीट ट्रांसफर कैसे होती है ये हमने पढ़ा है क्या? यस. कहाँ पढ़ा था? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे. अब बोलोगे मैम वहाँ तो हमने ट्रांसफर वर्ड तो कहीं पढ़ा ही नहीं. बेटा वी हैव स्टडीड दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दे आर ट्रांसफरिंग द हीट. बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर दे कैन ट्रांसफर द हीट फ्रॉम हीट सोर्स टू सम अदर पॉइंट, है ना. सो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो कंडक्शन हो रहा है वो बेसिकली ट्रांसफर ही है, वो ट्रांसफर का एक फॉर्म है. गॉट इट. नाउ जो ये हीट ट्रांसफर है वो क्या सिर्फ मेटल से ही हो सकता है? क्या सिर्फ मेटल ही हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं कंडक्शन से? नो, देयर आर नॉट्स ऑफ अदर वेज ऑल्सो. चेक आउट दिस पिक्चर. ये है आपके इस चैप्टर के फ्रंट पेज में जो दी हुई है. इस पिक्चर में जितने भी मेथड हो सकते हैं ना हीट ट्रांसफर के, वो सारे के सारे प्रेजेंट हैं, बट हमें आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है. अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं उससे जो आपको पहले से पता है, मींस कंडक्शन इन मेटल्स, ठीक है. चलो, कंडक्शन ऑफ हीट, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ वन एक्टिविटी. और क्या करना है यहाँ पर बेटा, क्योंकि हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, सो वी विल टेक वन ऑफ द मेटल रॉड. आप एल्यूमिनियम का ले लो, आयरन का ले लो, कुछ भी ले लो, और उसको फिक्स करना है एक स्टैंड पे, ठीक है. देन attach 4 pins to the strip with the help of wax at a distance of about 2 centimeter apart. आपको थंब पिन लेने हैं, उसको वैक्स में डिप करना है और उसके बाद यहाँ पे चिपका देना है इस पे, ठीक है. सेम ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पिन को पूरा अटैच करना है इस मेटल स्ट्रिप पे. देन व्हाट नेक्स्ट? सिक्योर द स्ट्रिप टू अ स्टैंड एंड लेबल द पिन एज 1 2 3 4. हम पिन की लेबलिंग कैसे करेंगे? जहां पर हम फ्लेम रखेंगे उसके नेक्स्ट वाले को हम 1 बोलेंगे, फिर उससे नेक्स्ट ऐसे करते हुए 1 2 3 4 नंबरिंग देंगे, ठीक है. नाउ हीट द एंड ऑफ द स्ट्रिप दैट इज अवे फ्रॉम द स्टैंड. तो स्टैंड ये है, तो हम दूसरा जो लास्ट एंड है वहां पर फ्लेम लगाएंगे और फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि पिन के साथ क्या होता है, ठीक है. सो लेट्स गो फॉर द ऑब्जर्वेशन. अब बताओ क्या होगा, हमको क्या ऑब्जर्व क्या करना है? वी हैव टू ऑब्जर्व द पिन फॉलिंग सीक्वेंस. हमें ये देखना है कि पिन फॉल हो कैसे रही है, रैंडमली फॉल हो रही है, कौन सी पिन पहले फॉल होगी, उसके बाद कौन सी होगी, ये सब हमें देखना है, ठीक है. अब पहले तो प्रिडिक्शन बताओ. प्रिडिक्शन पहले क्या होगा बताओ, कौन सी पिन पहले फॉल होगी? बेटा मेरे हिसाब से तो फ्लेम के बिल्कुल नेक्स्ट जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी, तो पहले वो फॉल होनी चाहिए. उसके बाद जो सेकंड थर्ड फोर्थ हैं वो कैसे फॉल होंगे? फर्स्ट के बाद सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, है ना. मेरे हिसाब से इट शुड बी 1 2 3 एंड 4. अब ऑब्जर्व भी करके देख लेते हैं, है ना. कैसे देखेंगे? विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी ऑफ कोर्स. ये देखो यहाँ मैंने करी हुई है. दिस इज द मेटल स्ट्रिप, यहाँ पे पिन लगाए हुए हैं 1 2 3 4 एंड नाउ लेट्स ऑब्जर्व. चलो देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. सो आवर प्रिडिक्शन वाज आल्सो लाइक दैट, है ना. सो फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ, ये सीक्वेंस हमें देखा, ऑब्जर्व किया, ठीक है. लेट्स राइट डाउन आवर ऑब्जर्वेशन. सो व्हाट वी सॉ, फर्स्ट, then second and then fourth, third and then fourth.
ऐसा नहीं हुआ कि पहले फर्स्ट गिरी फिर रैंडमली कहीं से थर्ड गिर गई फिर कहीं से फोर्थ गिर गया फिर सेकंड गिरा. नो, देयर वाज नो रैंडमनेस, इट वाज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. है ना? अब बताओ ऐसा क्यों हुआ होगा? व्हाट इज द रीजन फॉर व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड? व्हाई वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट फर्स्ट फेल डाउन, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ? Maybe because the heat transfer takes place in a sequence from this is the hot end and this is the cold end, isn't it? यहां पर हीट सोर्स है, यहां पे नहीं है, तो ये हॉट एंड हो गया, ये कोल्ड एंड हो गया. तो इससे ये पता पड़ रहा है कि हॉट एंड से कोल्ड एंड में जो हीट ट्रांसफर है वो सीक्वेंस में होता है. ऐसा नहीं होता कि हीट यहां मिली फिर जंप करके यहां पहुंच गई. नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. गॉट इट? सो व्हाट इज आवर ऑब्जर्वेशन? The heat from the flame is being conducted in the scale along its length. The end closer to the flame receives the heat earlier. So this end which is close to the flame, this receives the heat earlier. और उसके बाद ये follow करता है sequence को, है ना? So the wax near the flame melts faster and the pin falls. Understood? Now, अब बेटा इससे हम क्या infer कर सकते हैं? What we can infer out of this? So inference. Here the transfer of heat takes place from the hot end of the strip to the cold end. क्या देखा हमने? यहां पर जो हीट ट्रांसफर हुआ वो कैसे हुआ? जो हॉटर एंड था उस ऑब्जेक्ट का, उससे कोल्डर एंड की तरफ हुआ, है ना? और इसी प्रोसेस को बोला जाता है कंडक्शन. जो हम इतनी बार बोलते हैं ना, गुड कंडक्टर, कंडक्शन हो गया, वो यही होता है. उसमें क्या होता है? जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो गुड कंडक्टर होगा, उसका जो हॉटर एंड होगा वहां से कोल्डर एंड की तरफ हीट का ट्रांसफर हो रहा होता है. Got it? अब डिफाइन कैसे करेंगे कंडक्शन को? द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर पार्ट, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन. क्या है ये? इट इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर. वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर जिसमें हॉटर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट से कोल्डर की तरफ आपकी हीट ट्रांसफर हो रही है. ठीक है? नाउ यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग हियर. बेटा देखो यहां पर डायग्राम से बता रही हूं मैं. लेट्स से ये आपका मेटल स्ट्रिप. अब इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं ना, उनको नंबरिंग दे देते हैं. मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन. ये पिन नहीं है, ये पिन के नंबर नहीं है. ये इस मेटल स्ट्रिप के अंदर जो पार्टिकल होंगे, जैसे आयरन की स्ट्रिप है मान लो, तो आयरन के जो पार्टिकल हैं उनको हमने नंबरिंग दे दी. ठीक है? अब मान लो यहां पर हमने हीट सोर्स रखा, तो सबसे पहले हीट को कौन रिसीव करेगा? 1. अब 1 से लेके 8 तक अगर हीट को जाना है तो क्या 1 अपनी पोजीशन को छोड़ के 8 के पास भाग के गया क्या हीट देने के लिए? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. व्हाई दैट इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज हियर दिस इज द सॉलिड, और सॉलिड के पार्टिकल की जगह तो फिक्स होती है. सॉलिड के पार्टिकल मूव थोड़ी कर सकते हैं यहाँ वहां, जैसे एयर के पार्टिकल मूव करते हैं, है ना? तो यहां पर बेटा पार्टिकल अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ सकता. वो सिर्फ क्या कर सकता है? वो शेयरिंग कर सकता है. शेयरिंग इज केयरिंग, है ना? इस बात पे बिलीव करते हैं ये लोग. तो ये क्या करते हैं? हीट रिसीव किया, उसके बाद बोला नेक्स्ट वाले को तू भी ले ले, चल थोड़ा सा तू भी ले ले. फिर ये रिसीव कर लेगा, बोलेगा चल 3 तू भी ले ले, है ना? तो ये क्या कर रहे हैं? अपनी हीट को 1 by 1 ट्रांसफर कर रहे हैं. दे आर एक्चुअली नॉट लिविंग देयर प्लेस. और इसको बेटर तरीके से समझने के लिए बेटा इमेजिन द पासिंग ऑफ पार्सल गेम, जहां पे क्या करते हैं हम? एक रिंग बनाते हैं, चेयर में बैठते हैं और एक पार्सल को सेंड करते हैं, है ना? ट्रांसफर करते हैं. उस पार्सल ट्रांसफर करते वक्त आप अपनी पोजीशन से उठ नहीं सकते हो, आप अपनी चेयर को छोड़ नहीं सकते हो, आप सिर्फ अपने नेबर को, नेक्स्ट वाले को पास कर सकते हो, है ना? द सेम थिंग हैपेंस हियर. अंडरस्टूड? सो हैव अ लुक हियर. ड्यूरिंग कंडक्शन द पार्टिकल देमसेल्फ डू नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजीशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. कंडक्शन किस में होता है? सॉलिड में होता है. और इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो अपनी जगह को नहीं छोड़ सकते. ठीक है? सो व्हाट दे कैन डू इन दिस प्रोसेस? द पार्टिकल दैट गेट्स हीटेड passes the heat on to its neighbor and so on. पार्टिकल पहले खुद हीट अप होगा, उसके बाद बोलेगा नेक्स्ट वाले को ले तू भी ले जा, तो उसको पास कर देगा. गॉट इट? सो यहाँ पे पासिंग ऑफ हीट होता है. समझ में आया? चलो बेटे, नाउ ऑन द बेस ऑफ दिस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर, जो कि आपको पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी हम यहाँ पर वो हीट ट्रांसफर वाले कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे. ठीक है? देखो, गुड कंडक्टर क्या है? द सब्सटेंस विच ट्रांसफर हीट और कंडक्ट द हीट आर नोन एज गुड कंडक्टर्स. ये वो वाले हैं जो वो शेयरिंग एंड केयरिंग वाले कंसेप्ट पे बिलीव करते हैं, है ना? बोलते हैं मैंने ले लिया तू भी ले ले, नेक्स्ट वाले को शेयर करते हैं. पुअर कंडक्टर क्या होंगे? जो शेयर नहीं करते, वो बोलते हैं ना ना भाई मेरा ही है, मैं नहीं शेयर करने वाला. सो यहाँ पर मटेरियल्स डू नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम इजिली और आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स. वो खुद से हीट को फर्दर आगे पास नहीं होने देते.
ठीक है। सो दीज आर पुअर कंडक्टर्स और इनको हम इंसुलेटर भी बोलते हैं। गॉट इट? नाउ एग्जाम्पल क्या है? ग्लास, वुड, क्लॉथ, प्लास्टिक, और यहाँ के एग्जाम्पल आपको पता है मोस्टली ऑल द मेटल्स। बेटा हियर इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, सारे के सारे मेटल गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। देर आर फ्यू मेटल्स विच कैन बी कंसिडर्ड एज कंडक्टर, नॉट बैड कंडक्टर, कंडक्टर बट नॉट गुड कंडक्टर, जैसे कि मर्क्यूरी, जैसे कि लेड, ये कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन उतने अच्छे कंडक्टर नहीं है, उनके वायर आपको कभी देखने को मिलेंगे नहीं। मर्क्यूरी के तो वैसे नहीं देखने को मिल सकते हैं क्योंकि वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, है ना। बट येस देयर आर सम मेटल्स विच आर नॉट वेरी गुड कंडक्टर। ठीक है, चलो। नाउ बेस्ड ऑन दिस देयर आर सम क्वेश्चंस conceptual which you will see in examination. Now I know why we generally use metal utensils for cooking, whereas we prefer clay or porcelain cups for drinking tea or coffee. बेटा जब भी हमको खाना बनाना होता है तो हमेशा मेटल के बर्तन को प्रेफर करते हैं, है ना। लेकिन जब हमें खाना खाना होता है या फिर जब चाय पीनी होती है, कॉफी पीनी होती है, तो हम मेटल के कप्स नहीं वहां पे प्रेफर करते। वी लुक फॉर क्ले और पोर्सलिन कप्स। नाउ व्हाई? अब यहाँ पे अगर आंसर लिख के आ गई बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स एंड पोर्सलिन कप्स आर पुअर कंडक्टर्स, तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पोर्सलिन कप से हीट ट्रांसफर वाले कंसेप्ट को समझाना पड़ेगा। ठीक है, अब हीट ट्रांसफर समझ में तो आ गया यहाँ पर, लेकिन फ्रेम कैसे करोगे आंसर को? देखो यहाँ पर क्ले एंड पोर्सलिन आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, ये फर्स्ट लाइन होगी आपकी। नाउ व्हाट विल हैपन ड्यू टू दैट? ड्यू टू दैट these porcelain cups will not transfer the heat of this tea or coffee or any kept food to the surrounding. बेटा वो इस हीट को, जो इस खाने में जो अंदर हीट है, उसको अपनी सराउंडिंग में नहीं जाने दे रहे, और जिससे होगा क्या? वो खाना जो उसके अंदर है वो बहुत देर तक गर्म रहेगा। दैट इज द कंसेप्ट। ठीक है, देखो कैसे लिखोगे आंसर। क्ले और पोर्सलिन आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो दे डू नॉट ट्रांसफर द हीट ऑफ द केप्ट फूड टू द सराउंडिंग। उससे क्या होगा? दैट्स वाई टी और कॉफी केप्ट इन सच कप्स स्टे हॉट फॉर लॉन्गर टाइम। अंडरस्टूड? इसीलिए खाना जो उसमें होता है बहुत देर तक गर्म रहता है। क्लियर? नाउ बेटे हमने यहां पर क्या बोला? These porcelain cups will not transfer the heat to the surrounding. अब सराउंडिंग में क्या है? हमारे सराउंडिंग में क्या है? एयर है ना। सो लेट्स टॉक अबाउट एयर। एयर इज अ गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर? बेटा हमारी सराउंडिंग में इतनी सारी जो एयर है वो गुड कंडक्टर होगी कि पुअर कंडक्टर होगी? लेट्स फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस फॉर यू। गिव इट सम थॉट। देखो, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ वूलन फैब्रिक ड्यूरिंग द विंटर्स? बेटा विंटर्स में हम वूलन फैब्रिक क्यों पहनते हैं, कॉटन फैब्रिक क्यों नहीं पहनते हैं? इसका आंसर कहीं ना कहीं एयर से रिलेटेड है। अब इसको समझने के लिए पहले तो वूलन फैब्रिक को इमेजिन करो, कैसा होता है? जस्ट लाइक कुशन, जैसे कुशन ऐसा फूला फूला रहता है, वैसे ही वूलन फैब्रिक भी थोड़ा सा स्पॉन्जी सा रहता है ना, थिक रहता है। उसके अंदर बहुत सारे एयर पार्टिकल होते हैं, जैसे कुशन में होते हैं। कुशन को अगर आप छोड़ दो तो वह एक्सपेंडेड फॉर्म में रहता है, उसको अगर दबा दो तो सारी एयर बाहर निकल जाती है और वो स्क्वीज हो जाता है। Same thing happens with the woolen fabric also, है ना। So we can say that there are lots of air particles trapped in the woolen fabric. बस यहीं पे आंसर इसका। बेटा एयर इज अ पुअर कंडक्टर। तो होता क्या है, जब हम वूलन फैब्रिक पहनते हैं तो उसमें बहुत सारे एयर पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं। नाउ एयर बीइंग अ पुअर कंडक्टर, इट डू नॉट ट्रांसफर आवर बॉडी हीट टू द सराउंडिंग, बस इट कीप्स आवर बॉडी वार्म। दैट इज द आंसर। ठीक है, देखो आंसर कैसे लिखोगे। वूलन फैब्रिक ट्रैप्स एयर इन इट्स पोर। एयर बीइंग अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट reduces the heat flow from our body to the surrounding. As a result, we feel warm. बेटा एयर इज अ पुअर कंडक्टर। जितनी एयर हमारे आसपास ट्रैप रहेगी, ट्रैप, कई सारे बच्चे यहाँ बोलते हैं मैम हमारे तो सब तरफ एयर ही एयर है ना, तो फिर हमको ठंडा क्यों लगता है? बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रैप्ड एयर पार्टिकल विच कैन नॉट मूव। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट विंड, जो विंड ब्लो होती है। ठीक है, अगर हमारे आसपास एयर पार्टिकल ट्रैप रहेंगे तो फिर वो हमारी हीट को ट्रांसफर नहीं होने देंगे। ठीक है, लेकिन अगर विंड मूव कर रहेगी, यानी एयर पार्टिकल मूव करेंगे, तो वो हमारी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ट्रांसफर नहीं करते। तो एब्जॉर्ब करेंगे और खुद यहां से वहां चले जाएंगे, दूर भाग जाएंगे ना, तो फिर दोबारा दूसरी जगह ठंडी हवा आ जाएगी, फिर वो भी एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ऐसे में क्या हो रहा है, अलग अलग एयर पार्टिकल आके हमारी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। इसीलिए हमें ठंड में, विंटर्स में जब भी ठंडी हवा चलती है बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। अंडरस्टूड? लेकिन यहाँ पर वूलन फैब्रिक में जो एयर पार्टिकल है वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, वो ट्रैप हो गए। तो उन्होंने हमारी बॉडी की हीट को थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करा,
लेकिन अब वो ट्रांसफर नहीं कर पा रहे ना, फर्दर ट्रांसफर नहीं होता उसमें. सो दैट्स वाई दे ट्रैप द हीट ऑफ द बॉडी. Am I clear? Understood? Now, there is one more question. During winters, layers of cloth or one thick cloth. बेटा कभी भी देखना विंटर्स में आपकी जो पेरेंट्स होंगे वो आपको बोलेंगे 2-3 लेयर पहन लो, है ना. कभी भी सिंगल थिक लेयर नहीं पहनते हम, वहां पर हम 2-3 लेयर्स पहनते हैं. What is the concept of layer? Again related to air. बेटा जितनी लेयर पहनेंगे उतनी लेयर के बीच में क्या ट्रैप होगी? एयर. जितनी एयर ट्रैप होगी वो हमारी बॉडी की हीट को इंसुलेट कर देगी, यानी कि रोक देगी, ट्रांसफर नहीं होने देगी फर्दर. समझ में आ गया? देखो 2 लेयर्स, बिकॉज हम यहाँ पे क्या प्रेफर करेंगे, 1 थिक लेयर या फिर 2 लेयर्स. 2 लेयर्स, वी विल प्रेफर 2 लेयर्स बिकॉज एयर ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ द क्लोथिंग एक्ट एज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड कीप्स अस वार्म. यहाँ पर हर जगह पे आंसर क्या आएगा, बिकॉज एयर इज अ पुअर कंडक्टर, इट ट्रैप्स द बॉडी हीट. अंडरस्टूड? इसका एग्जाम्पल देख लो. एग्जाम्पल क्या है, द प्रेजेंस ऑफ एयर बिटवीन इज द रीजन वाई वी प्रेफर 2 थिन ब्लैंकेट ओवर 1 थिक ब्लैंकेट टू कीप अवर बॉडी वार्म ड्यूरिंग द विंटर्स. बेटा ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट यू विल प्रेफर ड्यूरिंग द विंटर्स, 1 थिक ब्लैंकेट या 2 थिन ब्लैंकेट. आपको आंसर साइंटिफिकली देना है एयर के बेसिस पे, ठीक है. वहां ये मत लिख के आ जाना वी विल प्रेफर 1 ब्लैंकेट बिकॉज 2 ब्लैंकेट्स आर अनकंफर्टेबल. ठीक है, 2 ब्लैंकेट को बेटा एक के ऊपर एक रख के ओढ़ना थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, तो ये मत लिख के आना वहां पे, ठीक है. वहां पे आपको एयर से आंसर करना है. सो यू विल प्रेफर 2 blankets. Why? Because there will be air trapped between the layers of the 2 blankets, which will keep your body more warm rather than 1 blanket. Understood? चलो बेटा सेम एयर वाले कंसेप्ट को हम कहाँ यूज करते हैं, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इन एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड वेदर. वहां पर हम कुछ इस तरीके से हाउस का कंस्ट्रक्शन करते हैं जिससे कि एयर ट्रैप हो जाए, ठीक है. और कैसे हो सकता है, इन सच एरियाज, मीन्स इन द एरियाज वेयर देयर इज एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, in such areas houses can be constructed with outer wall using hollow bricks. hollow bricks का यूज करते हैं. hollow होगा तो अंदर क्या होगा, एयर होगा, है ना. hollow bricks will trap the air which is poor conductor of heat, thus keeps the house warm in winters and cold in summers. ऐसे वाले जो हाउस होते हैं वो क्योंकि एयर जो है वो पुअर कंडक्टर है, तो वो बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने देगी, अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देगी. तो ऐसे जो घर होते हैं वो विंटर्स और समर्स दोनों में ही बड़े कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है. अब ये तो था बेटा कंस्ट्रक्शन इन अर्बन एरियाज, है ना, वेल डू प्लेसेस. लेकिन व्हाट अबाउट द विलेजेस, तो विलेजेस में भी अपना एक मेथड होता है. देखो यहाँ पे फैसिनेटिंग फैक्ट में दिया हुआ है, द अपर रीजन ऑफ द हिमालय सच एज मोरी ब्लॉक ऑफ उत्तरकाशी. बहुत ठंड पड़ती है यहाँ पे, हमेशा बर्फ रहती है. इन उत्तराखंड experiences an extremely cold climate and heavy snowfall during the winters. तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, अब यहाँ के लोग ये hollow brick कहाँ से लाएंगे, वो नहीं ला सकते. So what they do, houses here are often built to stay warm during winters with walls made up of 2 wooden layer and filled with cow dung, mud between them. As wood and mud are poor conductors of heat, they prevent the heat loss and help in keeping the house warm. बेटा वो क्या करते हैं, वो 2 वुडन लेयर लेते हैं और उसके बीच में काउ डंग या फिर मड उनको भर देते हैं, है ना. और काउ डंग एंड मड दोनों ही में ही थोड़े बहुत पोर्स होते हैं विच कैन ट्रैप द एयर. उसके अलावा बेटा वुड इटसेल्फ इज एन इंसुलेटर और जो मड है वो भी पुअर कंडक्टर है. तो इन पूरी चीजों से मिलकर क्या हुआ, जो अंदर की हीट है वो ट्रैप हो जाएगी, बाहर नहीं जा पाएगी. अंडरस्टूड? समझ में आया? सो हियर कंसेप्ट ऑफ एयर, एयर इज अ पुअर कंडक्टर. और ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आ सकते हैं. तो बस आंसर में क्या ध्यान देना है, एयर ट्रैप्ड पुअर कंडक्टर विल नॉट लेट द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी. अब वो बॉडी आपका हाउस भी हो सकता है या फिर आपकी खुद की बॉडी भी हो सकती है. समझ में आ गया? चलो मूविंग अहेड. एंड नाउ हीट ट्रांसफर इन एयर थ्रू कन्वेक्शन. बेटा कंडक्शन हमने समझ लिया एंड वी गॉट टू नो दैट एयर इज अ पुअर कंडक्टर. वो हीट को कंडक्ट नहीं कर सकती, लेकिन तब भी वहां पर हीट ट्रांसफर होता है. कैसे होता है? बाय कन्वेक्शन. अब मैंने ये क्या बोला, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी. देखो एक्टिविटी टाइम क्या करना है, टेक 2 आइडेंटिकल पेपर कप्स लाइक दिस, हैंग देम यूजिंग थ्रेड ऑफ इक्वल लेंथ एट इन्वर्टेड पोजिशन. थ्रेड से ऐसे लटकाना है उल्टा. Adjust the position of cup so that the stick is horizontal. जिस स्टिक में हम उसको यहाँ पे लटका रहे हैं वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, डिसबैलेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है. Place a burning candle below one of the cup and observe.
यहाँ पे करना क्या है, एक किसी कप के नीचे हम बर्निंग कैंडल को रखेंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे कि कप में हुआ क्या। इसके लिए मैंने ये सेटअप बना के रखा हुआ है। दीज आर द 2 पेपर कप्स। हम इस वाले पेपर कप के नीचे कैंडल रखेंगे एंड वी विल ऑब्जर्व, ठीक है। एंड वी हैव टू फिल दिस ऑब्जर्वेशन टेबल ऑल्सो। व्हाट वी हैव टू फिल, ऑब्जर्वेशन अबाउट द कप, सो कप में हुआ क्या वो यहाँ पे हम फिल करेंगे, एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब पहले तो देखो यहाँ पे हुआ क्या। सो हियर दिस इज द सेटअप। अब इसके नीचे यहाँ पर हम कैंडल रखेंगे। देखो कैंडल रख दिया, अब देखो क्या हुआ, व्हाट इज हैपनिंग हियर। slowly the cup which is just above this burning candle, it is rising up। हो रहा है ना, ये वाला कप ऊपर जा रहा है, ये वाला कप नीचे आ रहा है। वाई? अब ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन है, आपको रीजन भी तो देना है ना, वाई इट हैपेंड। अब इसका आंसर आप बोलोगे मैम हमने पढ़ा हुआ है दैट वार्म एयर राइजेज अप। ये जो कैंडल है यहाँ से हीट प्रोड्यूस हो रही है, इस हीट से आसपास की जितनी भी एयर है वो वार्म हो रही है, और वार्म एयर ऑलवेज राइजेज अप, तो इसलिए कप राइज हो रहा है ना, ये पढ़ा हुआ है। Now here we have to find out the reason behind it, ठीक है। Have a look here. So the cup above the flame rises up. This is our observation. And reason क्या लिखेंगे आप? Because the warm air rises up. ये आपने पहले से पढ़ा हुआ है। But what is the reason? इसके पीछे क्या साइंस है? Let's find it out. What is the reason? As the air in the cup warms up, it expands and occupy more space. As a result, it becomes lighter and rises up. बेटा ये जो एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है ना, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी है कि पहली बार में कोई इसको बच्चा पढ़ेगा ना, कभी समझ में नहीं आएगा उसको क्या लिख दिया ये। बट डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट हियर, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। देखो पहले तो ये समझो कि हमने कैंडल से क्या प्रोवाइड करवाया कप के नीचे की एयर को। हमने कैंडल से वहां की एयर को हीट प्रोवाइड करवाई जिससे कि वो वार्म हो गई, है ना। एंड व्हाट इज हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हमने जो कप था उसके नीचे की एयर को एनर्जी दे दी। गॉट इट? अब अगर किसी के पास एनर्जी है तो वो क्या एक जगह पे बैठेगा? नहीं बैठेगा, वो हमेशा मूव करना स्टार्ट कर देगा, है ना। इसको एग्जांपल समझाती हूँ मैं। लेट्स से देयर आर 10 स्टूडेंट हु आर स्टेइंग इन अ डॉर्मेट्री। एक हॉस्टल में 10 बच्चे रहते हैं मान लो, और अभी वो खाया पिया कुछ नहीं है, दिन में बिल्कुल थक के आए हैं और सो गए। सो विल दे मूव? नो, क्योंकि उनके पास एनर्जी नहीं है, ठीक है। अब मान लो उनको इवनिंग टाइम पे स्नैक्स मिले बड़े अच्छे वाले, और उनको खूब एनर्जी आ गई, सो गए, रेस्ट कर लिया, अब एनर्जी मिल गई उनको, और एनर्जी के बाद उनको बोला कि अब जाओ तुम खेल लो। अब कोई ऐसा गेम सोचो जैसे पकड़म पकड़ाई, है ना, मान लो वो वाला गेम खेल रहे हैं। अब बेटा क्या वो बच्चे एक जगह पे रुकेंगे एनर्जी मिलने के बाद? अब वो उनको एनर्जी मिल चुकी है ना, सो व्हाट विल हैपन, दे विल रैंडमली मूव हियर एंड देयर, एंड व्हेन दे विल रैंडमली मूव हियर एंड देयर, दे विल ऑक्यूपाई लार्जर स्पेस। अब क्या वो बेड तक थोड़ी कन्फाइंड रहेंगे, अब वो बाहर भी चले जाएंगे। अगर विंडो खुली होगी तो विंडो से बाहर चले जाएंगे, दरवाजा खुला होगा दरवाजे बाहर चले जाएंगे, प्रोवाइडेड ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर वाले फ्लोर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या बता रही हूँ कि जब हम किसी भी पार्टिकल को एनर्जी मिलती है, दे डोंट स्टे एट वन प्लेस, दे कीप मूविंग रैंडमली हियर एंड देयर। और कभी भी बेटा पार्टिकल अगर रैंडमली यहाँ वहाँ भागेंगे तो इसका मतलब वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। दूर भागेंगे यानी कि मान लो जो एरिया है वहां पे दूर दूर पार्टिकल है। अगर किसी भी एरिया में पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं तो वो वाला एरिया कैसा हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? एग्जाम्पल, स्टोन का साइज और उतने ही साइज का कॉटन बॉल ले लो, तो स्टोन के साइज में बहुत सारे पार्टिकल डेंसली पैक्ड होते हैं तो भारी हो जाता है। उतने ही साइज के पार्टिकल में अगर कॉटन को देखो तो बहुत कम पार्टिकल होते हैं, एयर ज्यादा होती है तो वो हल्का होता है ना। हियर द पार्टिकल्स आर मूविंग हेयर एंड देयर, बहुत दूर दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, तो एक्सपैंड हो रहे हैं। सेंटेंस को फिर से पढ़ो, द एयर इन द कप वार्म्स अप, बेसिकली इट गॉट द एनर्जी, सो इट एक्सपैंड्स। व्हाई इट एक्सपैंड्स? बिकॉज इट इज मूविंग रैंडमली हेयर एंड देयर। उससे होगा क्या? इट ऑक्यूपाई मोर स्पेस। अब कप के अंदर की जो एयर है बेटा, इट वांट्स टू ऑक्यूपाई मोर स्पेस। वो कप की वॉल उसको रोक रही है, लेकिन इट वांट्स टू ऑक्यूपाई मोर स्पेस बिकॉज वो रैंडमली यहां वहां मूव कर रही है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है? एज अ रिजल्ट इट इज बिकमिंग लाइटर एंड राइजेज अप। बेटा वो क्योंकि एयर के जो कप है उसकी वॉल्स को रैंडमली मूव करने की वजह से इधर उधर से हिट कर रही है, वो कप धीरे 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 ऊपर जा रहा है उस वार्म एयर के साथ। अंडरस्टूड? जितना ज्यादा एक्सपेंशन होगा एयर का वो लाइटर हो जाएगी और फिर वो ऊपर को जाके यहां वहां मूव करेगी। इसको और अच्छे समझने के लिए टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस। व्हाट इज दिस? इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, धूप बत्ती जलाते हैं ना, क्या देखते हैं वहां पर? यहां से जो स्मोक आया, गरम एकदम हॉट वाला स्मोक,
वो धीरे धीरे ऊपर जाके क्या हो रहा है, पहले तो ऊपर को जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गोइंग अपवर्ड। और बेटा वो एकदम स्ट्रीक लाइन में नहीं जाता, वो यहां से तो एक लाइन से आ रहा है, लेकिन ऊपर जाते ही वो एकदम एक्सपैंड हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज दीज पार्टिकल्स आर मूविंग रैंडमली हियर एंड देयर, और जितना वो रैंडमली मूव करेंगे वो उतनी ज्यादा जगहों को घेरेंगे, और धीरे धीरे क्या होता है, ये इंसेंस स्टिक की स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है। Why? Because these particles of smoke, they are not staying at one place. वो जितना बड़ा रूम होगा उतने बड़े रूम में वो अपने आप को एक्सपेंड करने का ट्राई करेंगे। Am I clear? So this is the best example by which you can understand this line. Warm air, because of heat energy, rises up. Why rises up? Because they are removing randomly here and there. Got it? तो randomly here and there move करेंगे तो उनके बीच का स्पेस बढ़ेगा। स्पेस जहां बढ़ गया इसका मतलब वो चीज हल्की हो गई। हल्की हो गई तो हमेशा हल्की चीज ऊपर को जाती है, भारी चीज नीचे आती है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वार्म एयर ऑलवेज राइजेस अप। अंडरस्टूड? चलो बेटा, इसके बेसिस पे अगेन सम माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन फॉर यू, कंसेप्चुअल वन, एग्जाम में आ सकते हैं। गिव इट सम थॉट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू एन इन्फ्लेटेड बलून अंडर द फ्लेम और इन सन? बेटा सन वाला बाद में समझेंगे, पहले फ्लेम वाला समझते हैं, क्योंकि आपने बहुत किया होगा, बर्थडे पार्टीज में गए होगे, है ना। एक ऐसा सेंटर में बलून होता है जिसके अंदर बहुत सारी कन्फेक्चरी और टॉफीज ऑफिस भरे होते हैं। अब उसको फोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम पिन का यूज करते हैं या फिर हम कैंडल उठा के भी उस बलून के नीचे लगाते हैं। तो क्या होता है, पहले वो बलून थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है और फिर बाद में एकदम ब्लास्ट होता है। वाई? वो कैंडल उस बलून के नीचे लगाने से क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? अभी मैंने समझा दिया पूरा। When we place the candle below that inflated balloon, already inflated balloon, जो उसके अंदर की एयर है वो वार्म अप होगी, हीट अप होगी, एनर्जी मिलेगी, रैंडमली यहां वहां मूव करेगी। रैंडमली मूव करेगी तो जो वॉल है किसका, बलून का, उसकी वॉल पे प्रेशर लगाएगी। तो क्या होगा, बलून धीरे धीरे एक्सपेंड होगा, लेकिन उसकी भी तो एक लिमिट है ना एक्सपेंड होने की। थोड़ी देर में फट जाएगा फिर उसके बाद वो, है ना, उसकी स्ट्रेचिंग की एक लिमिट होती है। सेम थिंग हैपन इन द सन ऑल्सो। अगर आप सन में भी इन्फ्लेटेड बलून को रख दो तो वो पहले साइज में बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होगा, लेकिन एक लिमिट के बाद फिर ब्लास्ट, फट जाता है। ठीक है, आंसर कैसे लिखोगे? वी कैन एक्सपीरियंस द एक्सपेंशन ऑफ एयर ऑन हीटिंग इट बाय प्लेसिंग इट अंडर द फ्लेम और सन। बेटा यहाँ एयर नहीं होगा, यहाँ बलून होगा, बलून। वी कैन एक्सपीरियंस द एक्सपेंशन ऑफ बलून ऑन हीटिंग इट बाय प्लेसिंग इट अंडर द फ्लेम और द सन। अब क्यों होता है ऐसा? After the air in the balloon gets heated, it expands and the balloon becomes larger. जैसे ही अंदर की एयर गर्म होती है वो एक्सपैंड करेगी, उससे बलून बड़ा हो जाएगा साइज में। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग बलून बर्स्ट। जब वो एक्सपेंशन कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, इतना कि उसके लिमिट के बाद जो स्ट्रेचिंग है उसके लिमिट के बाहर हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बलून बर्स्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? बेटा सेम कंसेप्ट पे देयर इज वन मोर क्वेश्चन, व्हाई साइकिल टायर बर्स्ट ड्यूरिंग द हॉट समर्स? बिल्कुल पीक समर्स में अगर साइकिल्स रखी होती है साइकिल स्टैंड पे, तो वहां पे ना बड़ी ऐसे ब्लास्ट वाली आवाज आती है। आजकल कम आती है क्योंकि आजकल ट्यूबलेस टायर आ रहे हैं। पहले के टाइम पे ट्यूब वाले टायर होते थे, तो वहां पर ना बहुत फटते थे टायर। क्यों? वाई इट हैपेंस ड्यूरिंग द समर्स ओनली, नॉट इन विंटर्स? बेटा अगेन द रीजन इज द सेम, एक्सपेंशन ऑफ हॉट एयर। जब साइकिल हम पीक समर्स में बाहर धूप में रखेंगे तो सन एनर्जी से जो एयर होगी ट्यूब के अंदर यानी साइकिल टायर के अंदर वो गर्म होगी। सो व्हाट विल हैपन, इट विल मूव हियर एंड देयर, एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होगा तो ट्यूब जो टायर होगा वो स्ट्रेच होगा, और जब लिमिट से ज्यादा स्ट्रेच हो गया तो वहीं फट जाएगा। ठीक है, देखो, द एयर इन साइकिल टायर एक्सपेंड्स आफ्टर हीटिंग अप इन द सन एंड पुट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द टायर। व्हेन प्रेशर ऑन द टायर exceeds certain limit, the cycle tire bursts, and that's why we see such type of phenomenon. Understood? Now, बेटा what we are talking about right now, we are talking about heat transfer, है ना। तो ये सारी एक्टिविटी और इन क्वेश्चन से हमें ये तो समझ में आ गया कि जो एयर है वो हीट सोर्स से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और खुद हीट एनर्जी लेके भाग जाती है ना। एक्सपैंड हो गया तो हीट एनर्जी लेके ऊपर चले गए। तो इसमें हीट ट्रांसफर कहाँ हुआ, कैसे हुआ ट्रांसफर? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड मोर विद द हेल्प ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स। पहले लिक्विड को समझते हैं, फिर पूरा एक साथ पूरा समराइज करेंगे। ठीक है बेटा, लिक्विड में भी कन्वेक्शन की प्रोसेस होती है। अब अगेन इसके लिए क्या करेंगे हम, एक एक्टिविटी। क्या करना है, देखो, टेक अ 500 ml beaker half filled with water, with the help of a straw place a grain of potassium permanganate. बेटा पोटेशियम परमैंगनेट is one of the chemical
अवेलेबल इन द लेबोरेटरी। इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपका नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन सर बता रही हूँ। पोटेशियम परमैंगनेट इसे बोलते हैं, पर्पलिश बहुत डार्क पिंक पर्पल कलर का कुछ होता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। उसी का एक ग्रेन यहाँ पर रखने के लिए बोला है बीकर के बेस में, ठीक है। व्हाट विल हैपन, प्लेस द कैंडल राइट बिलो द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द बीकर। उसके नीचे हीट का सोर्स दो, बेसिकली कैंडल रख लो, फ्लेम रख लो, कोई बर्नर रख लो, कुछ भी। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द कलर्ड स्ट्रीक ऑफ द वाटर। यहाँ पर जहां पे ये पोटेशियम परमैंगनेट रखा हुआ है ना, वहां से पर्पल कलर का स्ट्रीक आएगी, ठीक है। नाउ as you supply heat, the streak of color starts moving up and then come down from the side। जैसे जैसे आपको उसको हीट करोगे, ये जो कलर की स्ट्रीक है वो पहले ऊपर जाएगी, फिर साइड से नीचे राउंड लेके आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा पोटेशियम परमैंगनेट की जगह मैंने आपको कलरफुल बीड से ही एक्सपेरिमेंट करके मैं दिखा रही हूँ। देखो व्हाट विल ऑब्जर्व, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये है कोनिकल फ्लास्क, इसमें हाफ फिल्ड वाटर है, नीचे हमने कलरफुल बीड रखे हुए हैं, है ना, कलरफुल मोती जो छोटे छोटे होते हैं वो यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। नाउ लेट्स ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू दीज बीड्स, हाउ दे आर मूविंग इन द बॉइलिंग वाटर। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखो ये बॉइलिंग वाटर, अब ये मूव हो रहे हैं। ये कैसे मूव हो रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं, फिर यहाँ साइड से ऐसे आ रहे हैं, ये देखो राउंड टाइप ले रहे हैं, है ना। मैं फिर से चलाती हूँ, देखो वेट, ये देखो ये इस तरीके से राउंड ले रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, फिर यहाँ साइड से आ रहे हैं। व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, we are observing that these beads are going up and then from side they are coming down, then they are going up and then from side they are coming down। बेटा ये तो वो हैं जो हमें दिख रहे हैं, क्या, bead, but the same thing is happening with the water particle also। बेटा वाटर पार्टिकल का मूवमेंट वैसा हो रहा होगा, तभी तो वो साथ में वाटर के साथ ये भी मूव कर रहे हैं। यस, so this way we can observe, we can understand the movement of water when it is heated up, ठीक है। देखो यहाँ पर the water at the bottom of the beaker gets hot after receiving the heat। बेटा जो पानी बिल्कुल बेस में है, सबसे पहले हीट वही तो रिसीव करेगा, ऊपर वाला थोड़ी करेगा, क्योंकि फ्लेम बिल्कुल बेस को टच कर रही है। तो सबसे पहले हीट कौन रिसीव करेगा, वो वाला पानी जो बिल्कुल बेस को टच कर रहा है, ठीक है। फिर क्या होगा, इट एक्सपैंड्स, बिकम लाइटर एंड राइजेस। देखो फिर से एयर वाला कंसेप्ट आ गया। जैसे ही इस वाटर को जो बेस के पास है उसको हीट एनर्जी मिली, हीट एनर्जी मिल गई, तो उसका मतलब रैंडमनेस, यहाँ वहाँ मूव करेगा वो। अगर मूव करेगा तो फिर क्या होगा, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक्सपैंड करेंगे। अगर कोई भी चीज़ एक्सपैंड होगी तो वो हल्की हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल एक एरिया में कम हो जाते हैं, ठीक है। अब हल्के हो जाएंगे तो हल्की चीज़ हमेशा ऊपर जाती है, सिंक एंड फ्लोट वाला कंसेप्ट पढ़ा है ना। हल्की चीज हमेशा फ्लोट करती है, भारी चीज हमेशा नीचे को जाती है ना, डूब जाती है। दैट इज द कंसेप्ट। सो अगर हल्की हो जाएगी तो हमेशा ऊपर को जाएगी, ठीक है। अब बेटा यहां पर हुआ क्या, देखो हॉट वाटर बिकम्स एक्सपेंडेड एंड बिकम्स लाइटर एंड इट राइजेज अप। तो राइज अप जब होगा तो अपनी जगह को छोड़ के जाएगा, तो अपनी जगह को छोड़ के जाएगा तो बेटा वहां पर उस जगह को, जैसे ही ऊपर गया ये वाला एरिया खाली हो गया, तो इस एरिया को कवर अप करने के लिए साइड से जो ठंडा पानी होता है वो इसको कवर करने के लिए आता है। अंडरस्टूड। सो नाउ सी द साइकिल, यहां से ये ऊपर जा रहा है, यहां साइड से ठंडा पानी इधर आ रहा है, फिर ये वाला एरिया, फिर ये पानी गर्म होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहां से ठंडा पानी नीचे आएगा। सो व्हाट इज हैपनिंग, अ साइकिल इज टेकिंग प्लेस, got it? And in this type of heat transfer the particles are actually moving, isn't it? कंडक्शन में हमने क्या देखा था, हीट ट्रांसफर हुआ जहां पर सिर्फ जो पार्टिकल्स थे उन्होंने अपनी एनर्जी को पास किया नेक्स्ट वाले को, लेकिन यहाँ कोई पास नहीं कर रहा है, यहाँ लेके भाग जा रहे हैं। हीट एनर्जी मिली, भाग गए, उसके बाद तुमसे कोई मतलब नहीं है। ये भागे तो दूसरों ने आके बोला अब जगह खाली हो गई, वह हम जाते हैं, हम भी हीट एनर्जी लेंगे, ठीक है। सो हेयर एक्चुअली पार्टिकल्स आर मूविंग, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। समझ में आया? चलो समराइज करते हैं, देखो। So this cycle continues until the entire volume of water gets heated up. आगे देखो, what is the inference? The entire volume of water gets heated through the actual movement of the water particles. Water particles actually move करे, उन्होंने heat energy को absorb किया, फिर move करे, फिर दूसरे का नंबर आया, फिर दूसरे का नंबर आया, इस तरीके से किसी ने भी अपनी heat energy को दूसरे को पास नहीं किया। Understood? And this is called convection. बेटा कन्वेक्शन में पासिंग ऑफ हीट नहीं होता, यहां पर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होता है। अब कंडक्शन में क्या था, कंडक्शन में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल नहीं था, वहां पर पासिंग ऑफ हीट था।
ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। देखो यहाँ पर द प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ लिक्विड एंड गैस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। डिफरेंशिएशन फॉर्म में समझते हैं कंडक्शन और कन्वेक्शन को यहीं पर। कंडक्शन हीट ट्रांसफर प्रोसेस, कन्वेक्शन अगेन हीट ट्रांसफर प्रोसेस। कंडक्शन टुक प्लेस इन सॉलिड, कन्वेक्शन टुक प्लेस इन गैस और लिक्विड। सो बेसिकली मूविंग पार्टिकल्स, है ना। कंडक्शन में पासिंग ऑफ हीट वाज टेकिंग प्लेस, पार्टिकल्स कैन नॉट मूव। हियर नो पासिंग ऑफ हीट, पार्टिकल्स आर मूविंग, दैट्स व्हाई हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस। Am I clear? So this is the difference. ऐसे पढ़ते हुए चलो, साथ में सारा कॉम्प्रिहेंड हो जाएगा। देखो, in convection particles don't pass their heat to another particle like in conduction. Clear? I hope you got to know everything about the convection now. चलो moving ahead and now going for heating of land and water. अब बेटा इसी कंसेप्ट पे आगे हम समझेंगे sea breeze and land breeze को भी, ठीक है? So pay attention here. Again starting with one activity given in your NCERT. Take two identical bowls, fill one bowl halfway with soil and another bowl halfway with water. Then fix laboratory thermometer in each of the bowl with the help of stand. Laboratory thermometer पहले से पता है आपको, पढ़ा है ना क्लास 6 में। वो आपको यहाँ फिक्स करना है स्टैंड की हेल्प से। और कैसे फिक्स करना है? जो लेबोरेटरी थर्मामीटर का बल्ब होता है ना, वो सॉइल या फिर वाटर में ही टच होना चाहिए, वो इस बोल को नहीं टच कर सकता। अगर बोल के बेस को या साइड में टच हो जाएगा तो फिर टेम्परेचर किसका रिकॉर्ड करेगा? वो बोल का टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा, है ना। और हमें किसका चाहिए? हमें चाहिए सॉइल या फिर वाटर का। ये ध्यान देना है। इसके बाद प्लेस दिस सेटअप इन द सनलाइट। बेटा इस एक्टिविटी के लिए आपको बहुत तेज धूप चाहिए, सनलाइट चाहिए। दैट्स व्हाई आई हैव नॉट डन दिस एक्टिविटी। यहाँ पर जहाँ पे मैं हूँ वहाँ कंटिन्यूस बारिश हो रही है बहुत दिनों से, सो दैट्स व्हाई आई कुडंट डू दिस, बट डोंट वरी, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देखो आगे चलते हैं। मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सॉइल एंड वाटर एवरी 5 मिनट्स एंड रिकॉर्ड द डेटा। हमें यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन टेबल दी हुई है, यहाँ पर डेटा को रिकॉर्ड करना है। ऑब्जर्व क्या करना है? हियर स्टडी द राइज इन टेम्परेचर ऑफ सॉइल एंड वाटर एंड विच वन गेट्स हीटेड फास्टर, ठीक है। तो मैंने आपको एक रैंडम डेटा फिल करके दिया है, उसको एनालाइज करते हैं पहले, ठीक है। देखो 25 डिग्री सेल्सियस से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ये सॉइल का है और ये वाला वाटर का है। अब नाउ सी द डिफरेंस। बेटा टेम्परेचर ऑफ सॉइल पहले 0.5 इंक्रीज हुआ, उसके बाद 0.8 इंक्रीज हुआ, फिर शायद 1.2 इंक्रीज हुआ, फिर 1.5 इंक्रीज हुआ डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे अगर देखोगे तो पहले 0.2, फिर 0.3, फिर 0.5, फिर 0.5, समथिंग लाइक दिस। हमेशा सॉइल का टेम्परेचर अगर हीटअप की बात हो रही है तो ज़्यादा जल्दी इंक्रीज होगा कंपैरिजन टू वाटर। अब क्यों होगा? लेट्स फोकस आउट देयर, है ना। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द रीजन इज in water heat spreads and gets distributed through the movement of water molecule. बेटा ये जो लैंड, सॉइल और वाटर में टेम्परेचर डिफरेंस हम देख रहे हैं, इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। वाटर में पार्टिकल मूव कर सकते हैं, सॉइल में नहीं करते हैं। अब इस लाइन को समझने के लिए लेट मी टेक यू टू दिस पिक्चर। हियर वाटर बॉडी, दिस इज लैंड बॉडी। लेट्स से हियर सनलाइट, धूप आई, दोनों में फॉल हुई सनलाइट, यानी कि दोनों के दोनों सनलाइट से हीट एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, है ना। अब पहले सॉइल पे ध्यान देते हैं। सॉइल पे सनलाइट फॉल हुई, जो ऊपर के सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं इन्होंने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, टेम्परेचर बढ़ा, है ना। अब ये पार्टिकल कहीं जा रहे हैं क्या? नो, वो सरफेस पे है, सरफेस पे ही रहने वाले हैं। तो सरफेस हीटअप हो गया, टेम्परेचर सरफेस का बढ़ गया। बेटा हमें सरफेस से मतलब है, हमें ये अंदर जो इतने अंदर पार्टिकल हो गए उनसे मतलब नहीं है, हमें सरफेस से मतलब है, ठीक है। तो सरफेस के पार्टिकल सारे हीटअप हो गए, हम बोलेंगे लैंड गर्म हो गया। आप वहां जाओगे, अगर बेयरफुट खड़े हो जाओगे तो आपको बहुत गर्मी लगेगी, ऐसे पांव जल जाएंगे, है ना। पांव जल जाएंगे यहाँ पर क्योंकि सरफेस हीटअप हो गया है। कमिंग हियर, बेटा यहाँ पर भी सनलाइट आई, ये सरफेस के वाटर पार्टिकल ने रिसीव करा, लेकिन रिसीव करने के बाद फिर वो तो मूव कर रहे हैं। जैसे ही वेव आएगी वाटर करंट के साथ वो तो चले जाएंगे, ठंडा पानी फिर से ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे में हो क्या रहा है? पार्टिकल्स को एनर्जी मिल रही है लेकिन वो अपनी जगह को छोड़ दे रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो जा रहा है। अंडरस्टूड? यहां पर सिर्फ सरफेस के पार्टिकल हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, तो उनके पास ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो जा रही है। यहां पर तो पार्टिकल थोड़ी बहुत ले रहे हैं, तब तक तो भाग जा रहा है वहां से। सो हियर पार्टिकल्स आर मूविंग, सो इट इज लीडिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एनर्जी। अंडरस्टूड? इसीलिए टेम्परेचर का वेरिएशन देखा जाता है लैंड में और वाटर में। Am I clear? और इसी के बेसिस से बेटा हमें समझना है क्या? लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज को।
ठीक है, चलो समझते हैं। देखो सबसे पहले सी ब्रीज डे टाइम, ये ध्यान रखो, सी ब्रीज हमेशा डे टाइम पे चलती है। अब क्यों चलती है, कंसेप्ट को समझते हैं। देखो, पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंसेस एन इंटरेस्टिंग फेनोमेनन caused by heating and cooling of land and water at different rates. अब what are those interesting phenomenon? Let's find it out. First of all, during the daytime, remember अभी हम डे टाइम की बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर आपको एक्सप्लेन करने के आएगा, क्वेश्चन आता है बेटा पूरा का पूरा ये प्रोसेस डिस्क्राइब करने के लिए आती है, तो आपका आंसर स्टार्ट होना चाहिए डे टाइम से, अगर आपसे सी ब्रीज पूछा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द डे टाइम व्हाट विल हैपन, लैंड विल गेट हीटेड फास्टर। सो लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर। अब लैंड गर्म हो गया, पानी ठंडा रह गया, इन दोनों के ऊपर ही क्या है, बहुत सारी एयर के पार्टिकल हैं, ठीक है, ये सारे एयर के पार्टिकल। नाउ अगर लैंड गर्म है तो उसके ऊपर की एयर भी तो गर्म होगी, अगर एयर गर्म हो गई तो वो इट विल राइज अप, पता है ये बात। यहां पर लैंड के ऊपर की वार्म एयर विल राइज अप। वंस दिस वार्म एयर विल राइज अप, इट विल लीव इट्स स्पेस, ये जगह को खाली करके चली जाएगी, है ना। इसको हमने एसएसटी में पढ़ा था बेटा, इसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन एरिया। यस, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन एरिया। जब एटमॉस्फेयर प्रेशर एकदम से लो हो जाता है, क्यों लो हो जाता है, क्योंकि वहां पे एयर पार्टिकल गायब हो जाते हैं, गायब मतलब कम हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर डिप्रेशन क्रिएट हुआ, यानी खाली स्पेस मिली, तो इस स्पेस को फिल करने के लिए कौन आएगा, एकदम से यहां से ठंडी हवा इधर को आती है, कहां से, सी से लैंड की तरफ एकदम से विंड ब्लो होना स्टार्ट होती है। दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज, सी से लैंड की तरफ सी ब्रीज, अंडरस्टूड। अब पढ़ लो यहां पर, ड्यूरिंग डे टाइम लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर, ड्यू टू दिस एयर अबव द लैंड गेट्स वार्म एंड राइजेस। अब जब राइज होगी, द कूल एयर अबव द सी मूव टुवर्ड्स द लैंड टू कवर अप द स्पेस लेफ्ट बाय द वार्म वाटर। जो स्पेस छूट गई उसको कवर अप करने के लिए सी से लैंड की तरफ हवा चलना स्टार्ट होती है, एंड दिस मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम सी टू लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज, इसी को बोला जाता है सी ब्रीज, अंडरस्टूड। देखो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कंसेप्चुअल वाला, दिस वे इन कोस्टल एरियाज सी ब्रीज रिलीव्स पीपल फ्रॉम हीट, दैट इज वाई विंडोज ऑफ द हाउस इन कोस्टल एरियाज आर प्लेस्ड फेसिंग टुवर्ड्स द सी। क्वेश्चन, why windows of the house in coastal areas are facing towards the sea? To receive the sea breeze, so that they can get the cool sea breeze from, that is the wind blowing from sea towards the land, understood। चलो, now going for land breeze night time। अब land breeze night time पे होती है बेटा, ये सारी की सारी प्रोसेस यहाँ पर क्या हो गई, रिवर्स हो गई, ठीक है। अब रिवर्स कैसे हुई, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बेटा नाइट टाइम पे टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तो लैंड का भी ड्रॉप होगा और इस सी का भी ड्रॉप होगा, है ना। अब ड्रॉप कहां पर होगा, पहले सरफेस पे होगा, फिर से वही सारा फेनोमेनन है। ओशन में सब कुछ देर में होगा, अगर गर्म करना होगा तब भी देर में होगा, ठंडा करना होगा तब भी देर में होगा, क्यों, क्योंकि वहां पे सरफेस पे पार्टिकल नहीं रह रहे ना, वो पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव कर जा रहे हैं। लैंड में क्या हो रहा है, लैंड में सब कुछ सरफेस पे है, वो पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, गर्म होंगे तब भी सरफेस पे रहेंगे, ठंडे होंगे तब भी सरफेस पे रहेंगे, ठीक है। तो वहां पर जो भी चीज होना है वो जल्दी होगा, गर्म होना तो भी जल्दी होगा, ठंडा होना तो भी जल्दी होगा, ठीक है। अब आ जाओ दोबारा से यहाँ, नाइट टाइम पे लैंड और वाटर दोनों को टेम्परेचर डाउन हुआ, ठंडा पहले कौन होगा, लैंड पहले ठंडा होगा, है ना। तो अब यहाँ पे लैंड हो गया ठंडा और ये जो सी है वो है गर्म, तो एयर कहाँ की गर्म होगी, कहाँ की वार्म होगी। अब इस टाइम पे सी के ऊपर की जो एयर है वो हो जाएगी वार्म। अब यहां पर अगर सी की एयर वार्म हो गई तो दैट विल राइज अप, ऊपर गई तो यहां पे जगह छूट गई, इस जगह को कवर करने के लिए कौन आएगा, लैंड से हवा अब जाएगी सी की तरफ, तो क्या हो गया, ये लैंड ब्रीज, लैंड से सी की तरफ, उल्टा हो गया ना, लैंड ब्रीज, ठीक है। देखो समझो, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द वाटर इन द सी। फिर से पढ़ लो, in the absence of sunlight land cools down faster than the water in the sea। यहाँ पे रीजन नहीं लिखा हुआ है लेकिन रीजन समझ में आ गया आपको, क्योंकि पार्टिकल वहां मूव नहीं कर सकते, ठीक है। एज अ रिजल्ट द एयर अबव द सी गेट्स वार्मर एंड राइजेज अप, कूलर एयर फ्रॉम लैंड देन मूव्स टुवर्ड्स द सी क्रिएटिंग अ लैंड ब्रीज, इसी को हम बोलते हैं लैंड ब्रीज, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम लैंड टू सी इज नोन एज लैंड ब्रीज, ये सी ब्रीज लिखा है, लैंड ब्रीज, करेक्ट।
चलो आगे देखो, दस पीपल लिविंग नियर द सी शोर एक्सपीरियंस दैट द डायरेक्शन ऑफ विंड रिवर्स इन डे एंड नाइट। वाई रिवर्स इन डे एंड नाइट? बेटा डे टाइम पे उनको सी ब्रीज मिल रही है, वो ठंडी वाली ठंडी हवा सी से लैंड की तरफ आ रही है, और नाइट टाइम पे क्या हो रहा है, नाइट टाइम पे अब ठंडी हवा तो जा रही है सी की तरफ, तो ये यहां से जब ठंडी हवा यहां जाएगी तो वार्म एयर कहां आएगी, अगेन इधर को, यहां का गैप भी तो फिल करना है ना। सो इट्स ए कंटिन्यूअस लूप। सो व्हाट दे आर एक्सपीरियंसिंग, during the daytime they are getting the cold air, during the night time they are getting the warm air. Clear? चलो now moving ahead and going for the next type of heat transfer, that is radiation. बेटा रेडिएशन को समझने के लिए let me give you some examples. First of all sunlight. इतनी देर से हम सनलाइट की बात कर रहे हैं, सन एनर्जी आई, लैंड को हीट कर दिया, वाटर को हीट कर दिया। सन एनर्जी आई कैसे? सन से आई अर्थ तक। अब सन और अर्थ के बीच में क्या है? वैक्यूम है, देयर इज नो मीडियम। वहां ना तो कोई सॉलिड है जो कि कंडक्शन कर रहा है, न तो वहां वाटर है या फिर एयर है जो कि कन्वेक्शन कर रहा है, वहां कुछ नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, बट इवन देन वी आर गेटिंग द हीट एनर्जी। दिस इज रेडिएशन। रेडिएशन में पार्टिकल्स का कोई रोल नहीं होता। बेटा और कहां देखते हैं हम रेडिएशन इसके अलावा? कभी आपने हीटर के पास गए हो, हीटर के पास हाथ सेकें आग के पास जाके, व्हाट वी डू देयर, वहां से उस सोर्स से वार्मथ लेने के लिए क्या हम आग को टच करते हैं, क्या हम हीटर को टच करते हैं? नो, वी जस्ट स्टैंड अफार, उसके बाद वहां से जो हीट वार्मथ आती है उसको हम इस तरह से अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, राइट? व्हाट इज दिस? दिस इज रेडिएशन। क्लियर? हैव अ लुक हियर, सनलाइट, फायर, ये दोनों मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं। द टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर व्हिच टेक्स प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स टू अस, दैट इज नोन एज रेडिएशन। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? द हीट ऑफ द सन रीचेस टू अर्थ, again because of radiation. The warmth from the fire, the warmth from any hot object. ये जो hot object यहाँ पे सिर्फ हीटर की बात नहीं हो रही है बेटा, अगर कोई गर्म पतीला है, लेट्स से कोई यूटेंसिल जिसमें खाना बनाया आपने, अगर उसके पास भी आप चले जाओ ना तो वहां से भी वो एकदम से वार्मथ फील हो रही होती है आपको, बिना टच करे भी। टच करेंगे तो जल जाएंगे, लेकिन उसके पास अगर हाथ रखो तो भी आपको ऐसे हाथ में गर्मी सी फील होगी। अगेन रेडिएशन। अंडरस्टूड? चलो, so heat transfer by radiation does not require any medium. very very important line बेटा। कंडक्शन में सॉलिड चाहिए, कन्वेक्शन में एयर या लिक्विड चाहिए, रेडिएशन में कुछ नहीं चाहिए। रेडिएशन में पार्टिकल्स का कोई रोल नहीं है। क्लियर? चलो मूविंग अहेड एंड नाउ अगेन गिव सम थॉट्स, सम क्वेश्चंस फॉर यू व्हिच यू माइट सी इन योर एग्जामिनेशन। सो हैव अ लुक। व्हाई हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन आफ्टर सम टाइम। बेटा कोई भी यूटेंसिल, मान लो प्रेशर कुकर जिसमें आपने खाना बनाया, अब आपने खाना बनाने के बाद फ्लेम को ऑफ किया और आपने छोड़ दिया उसको, लेट्स से आपने 2 घंटे बाद उसको चेक किया, यू विल फाइंड दैट फूड कंप्लीटली कूल डाउन, है ना? जो खाना उसके अंदर पका वो बिल्कुल ठंडा हो चुका होगा। क्यों? प्रेशर कुकर तो हमने खोला ही नहीं, तो उसकी हीट कहाँ गई? रेडिएट हो गई। रेडिएट होके कहाँ गई? सराउंडिंग में चली गई, और सराउंडिंग वालों ने क्या किया? उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अब इसका एक और एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ। लेट्स से मान लो आपने एक ग्लास में गर्म पानी रखा, बिल्कुल बॉइल्ड वाला, और बिल्कुल उसके बगल में आप एक ग्लास में ठंडा पानी रख दो। व्हाट यू विल सी? आफ्टर सम टाइम द कोल्ड वाटर विल बिकम ल्यूक वार्म, हल्का सा गुनगुना हो जाएगा बगल वाला पानी, ठंडा वाला। क्यों? क्योंकि जो हीट रेडिएशन थी गर्म पानी से वो सारी की सारी सराउंडिंग में गई, सराउंडिंग में बिल्कुल नेक्स्ट में क्या है? वो ठंडा पानी, उसने सारी एब्जॉर्ब कर ली। गॉट इट? तो जब हीट रेडिएट होती है तो सराउंडिंग की चीजें उसको एब्जॉर्ब भी करती हैं। समझ में आया? अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? देखो, द हॉट यूटेंसिल कूल्स डाउन बाय रेडिएटिंग द हीट एनर्जी टू द सराउंडिंग। कहाँ गई इसकी हीट एनर्जी? सारी हीट एनर्जी रेडिएट हो गई है सराउंडिंग में। समझ में आया? अब इसके बेस पे एक कंसेप्ट है, डाइव डीपर। Why it is more comfortable to wear white or light colored cloth during the summers and dark cloth during the winters? अब बेटा मैंने अभी आपको क्या कंसेप्ट समझाया, जब कोई हीट एनर्जी रेडिएट करता है तो आसपास वाले उसको एब्जॉर्ब करते हैं, है ना? अब बेटा ये एब्जॉर्बिंग पावर भी सबकी अलग अलग होती है। जब डार्कर चीजें जो होती है ना वो ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, जो लाइटर चीजें होंगी वो कम एब्जॉर्ब करेंगी। सो बेसिकली अगर व्हाइट और ब्लैक की बात करो तो व्हाइट की एब्जॉर्बिंग पावर बिल्कुल निल मान लो, वो जितनी रेडिएशन आती है उसको पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है, वो तो नहीं चाहिए। और जो ब्लैक बॉडी होगी, यानी कोई भी अगर ब्लैक कलर की चीज है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा सारी की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है। तो क्या ध्यान देना है? लाइटर कलर सारे के सारे रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देते, बोलते नहीं चाहिए नहीं चाहिए, और डार्कर ऑब्जेक्ट सारे के रेडिएशन को बोलते आ जाओ सबको चाहिए, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ
white cloth or light colored cloths are preferred during the summer? बेटा समर में वैसे इतनी गर्मी, हमें अपनी बॉडी को ठंडा रखना है, तो लाइट कलर्ड के क्लॉथ पहनेंगे तो वो क्या करेंगे, वो रेडिएटिंग एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देंगे, एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। वहीं पर अगर हमने डार्क कपड़े पहन लिए तो सारी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे और उल्टा हमारे टेम्परेचर को और बढ़ा देंगे। समझ में आया? अंडरस्टूड? देखो आंसर, लाइट कलर्ड क्लॉथ रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम and therefore we feel more comfortable wearing them during the summers. Dark surface on the other hand absorb more heat and therefore we feel more comfortable with dark colored cloth during the winters, not summers. समझ में आ गया रेडिएशन? चलो मूविंग अहेड एंड नाउ ऑल प्रोसेस टुगेदर। बेटा ये वाली पिक्चर जो इनिशियली मैंने आपको बताई थी, इस पिक्चर में सारे फिनोमेनन हो रही हैं। आई होप नाउ यू कैन आंसर कि कहाँ कहाँ हो रही हैं। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा तो आपको सब पता पड़ जाएगा कौन कौन सी रेडिएशन, कौन कौन सी हीट ट्रांसफर कहाँ पे हो रहे हैं। ये जो यूटेंसिल है इसमें क्या हो रहा है, कंडक्शन मेटल का है ना। इसके अंदर जो वाटर है और जो ये वार्म एयर राइज हो रही है ये क्या है, कन्वेक्शन। और जो यहाँ लोग बैठ के ये आग को ऐसे सेक रहे हैं वो क्या है, रेडिएशन, है ना। चलो देखो, heat is transferred from flame to the utensil by conduction. Subsequently, water in the utensil gets heated up by convection. The warmth that we feel around that flame and the hot utensil is due to radiation. हो गई सब साथ में? क्लियर? समझ में आया? तो बेटा आपको एक ऐसा सिनेरियो देके, एक ऐसे पिक्चर देके पूछ भी सकते हैं कि एक्सप्लेन ऑल द हीट ट्रांसफर वट एवर इज गोइंग ऑन। तो आपको बताना पड़ेगा कौन सी चीज कहाँ पर हो रही है। ठीक है, चलो। One fascinating fact for you: in the upper reaches of Himalayan region, the traditional room heater, locally known as बुखारी। बेटा अगर कभी माउंटेन रीजन में गए हो तो वहाँ पर इस तरीके की बुखारी बहुत होती है। यहाँ पर क्या है, ये मेटेलिक एक कंटेनर है, इसके नीचे यहाँ पे कोल डालते हैं, यूजुअली कोल डाला जाता है। इसकी चिमनी बिल्कुल छत से बाहर गई होती है, जो सारा का सारा धुआं बाहर जाएगा। ठीक है, अब इस बुखारी में लोग क्या करते हैं, पानी भी बॉईल कर लेते हैं, रेडिएशन यानी पूरा रूम भी गर्म कर देती है बुखारी, है ना। और इसमें खाना भी पका लेते हैं कई बार तो रख के। देखो, इट इज यूज्ड टू कीप रूम वार्म ड्यूरिंग द विंटर्स। इट कंसिस्ट ऑफ एन आयरन स्टोव विच वुड और चारकोल इज बर्न्ड। अ लॉन्ग पाइप अटैच्ड टू द अपर पार्ट ऑफ द हीटर सर्व्स एज द चिमनी वेंटिंग आउट ऑल द स्मोक। यहां से पूरा स्मोक बाहर। एडिशनली द बुखारी कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग as its flat top provides a platform for placing utensil. All three processes of heat transfer are involved when this device is used for cooking and warming up the room. बेटा यहाँ पर this is the perfect example of all three processes taking place together. समझ में आया? चलो बेटा, now with this we understood that heat can be transferred in various other different methods. And this heat is playing a very important role in our environment, है ना। लैंड ब्रीज देख लिया हमने, सी ब्रीज देख लिया। यस, अब बेटा इस हीट का कहीं और भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल है क्या? यस, वाटर साइकिल इज ऑल डिपेंडेंट ऑन हीट ओनली। अब कैसे? पहले तो वाटर के 3 डिफरेंट स्टेट्स कौन कौन से होते हैं पता है? आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, पता है ये। अब ये स्टेट चेंज जो हुआ वो क्यों होता है? अगेन ऑल बिकॉज ऑफ द हीट। कैसे? टेम्परेचर राइज। बेटा आइस उसको गर्म कर दो तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसको हीट दे दो तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर को हीट दे दो तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये जो फैक्ट है इसी पे पूरी वाटर साइकिल डिपेंड करती है। वाटर साइकिल में क्या होता है बेटा, जो यहाँ पर हमारी आइस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कहाँ होती है? ग्लेशियर्स में होती है। ठीक है, जो हम वाटर की बात कर रहे हैं वो कहाँ होता है? ये पूरा वाटर बॉडीज, रिवर, ओशन, जितने भी लेक, पॉन्ड, सब जगह ये वाटर है। और ये जो वाटर वेपर है वो कहाँ है? हमारे एटमॉस्फेयर में। ये पूरा हमारे जितने सराउंडिंग एयर है उसमें वाटर वेपर्स होते हैं, ह्यूमिडिटी इसको बोलते हैं, है ना। सो ऑल 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर एंड व्हाई दिस फॉर्म्स आर प्रेजेंट, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द हीट एंड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। ठीक है, स्टार्टिंग विद, पहले हम यहाँ आइस से स्टार्ट करते हैं। जैसी सनलाइट फॉल होगी तो आइस क्या होगी? मेल्ट होगी, क्योंकि उसको हीट मिलेगी, है ना। द फर्स्ट थिंग, ड्यूरिंग समर्स सम ऑफ द स्नो एंड आइस गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर ड्यू टू द सन्स रेडिएशन एंड फ्लोज डाउन एज द रिवर एंड अल्टीमेटली गोज टू द ओशन। यहां से वाटर फ्लो होगा, रिवर में जाएगा, अल्टीमेटली ओशन में जाएगा, ये पता है,
ठीक है, तो यहाँ पे रेडिएशन ने अपना रोल फुलफिल किया। इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, वाटर इन द ओशन, रिवर्स एंड लेक्स गेट्स हीटेड ड्यू टू द सन एंड अगेन इवेपोरेट्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, जितना भी वाटर था वो सन एनर्जी से हीटअप हुआ और फिर इवेपोरेट हुआ। इवेपोरेट होके क्या हुआ, राइजेस अप हॉट एयर। अब जो वाटर वेपर है वो भी तो एयर की फॉर्म में है ना, अभी तो गैस की फॉर्म में है। सो हॉट एयर ऑलवेज राइजेस अप, कन्वेक्शन। ठीक है, तो इवेपोरेशन से कहां गया, ऊपर गया। ऊपर जाके क्या हुआ, अच्छा वाटर वेपर इवेपोरेट फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स थ्रू ट्रांसपायरेशन ऑल्सो। बेटा ये जो वाटर इवेपोरेशन होता है वाटर बॉडी से तो होता ही है, उसके अलावा और कहां से होता है, ट्रीज एंड प्लांट से भी होता है, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस से। बेटा ट्रीज के लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, वो स्टोमेटा से पानी रिलीज होता है इन द एटमॉस्फेयर, वो इवेपोरेट हो जाता है ना, तो वहां से भी इवेपोरेशन होता है। गॉट इट। चलो इसके बाद अब जो ये वाटर वेपर थे, वार्म वाटर वेपर, वो ऊपर गए, ऊपर होके यहाँ पर ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में क्या हो गए, कंडेंस हो जाएंगे क्योंकि वहां टेम्परेचर कम है। सो व्हेन वाटर वेपर राइजेस अप इट कूल्स डाउन एंड कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स। क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड ब्रिंग्स रेन एंड स्नो, हेल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। जो क्लाउड से नीचे बारिश हुई या फिर ओले गिरे या बर्फ गिरी, उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। अंडरस्टूड। सो दिस वे होल साइकिल इज टेकिंग प्लेस। स्नो से वाटर, वाटर से वाटर वेपर, फिर दोबारा से वहां से कंडेंसेशन एंड दोबारा प्रेसिपिटेशन, दोबारा पानी नीचे आ गया, स्नो की फॉर्म में आया, वाटर की फॉर्म में आया, जैसे भी आया। ठीक है, तो क्या हुआ, एक प्रॉपर वाटर की साइकिल बन गई ना। ठीक है, सो व्हाट इज वाटर साइकिल, डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर अपवर्ड एज वाटर वेपर एंड डाउनवर्ड थ्रू प्रेसिपिटेशन, passing through soil, rocks, plants and finally returning to the water bodies is called water cycle. बेटा वाटर साइकिल में अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट वाटर का हो रहा है, लेकिन कहां से हो रहा है, उसमें आपका सॉइल, आपके रॉक्स, प्लांट्स, सब कुछ इन्वॉल्व है। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, पूरी वाटर साइकिल बोलते हैं। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, पता है ना, the water cycle help in redistributing and replenishing water in the river, lakes and ocean. बेटा जो ये वाटर साइकिल है, इससे पानी दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारे नेचर में। ठीक है, जहां भी खत्म हो गया था वहां रिप्लेनिश हो जाता है, जहां वो सूखे वाली कंडीशन, ड्रॉट वाली कंडीशन होती है, वहां पर पानी मिल जाता है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। गॉट इट। आगे देखो, इट ऑल्सो सर्व टू कंजर्व द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। बेटा जितना पानी वाटर वेपर से ऊपर गया उतना ही बारिश से नीचे भी तो आया। So what is happening? The total amount of water is again conserved here. ठीक है, आगे देखो, rain water that falls on the surface of earth flows into pond, lakes, rivers and oceans or seep into the ground. What is the meaning of seep into the ground? बेटा जो water नीचे आया अर्थ में, वो आपका pond, lake, river, ocean इन सब जगह जाता है, ये तो हमें पता ही है। बट ये क्या है, seep into the ground कैसे? Let's talk about it and here we go with the seepage of water beneath the earth. बेटा इसको समझने के लिए अगेन देयर इज वन एक्टिविटी व्हिच इज गिवन इन एनसीईआरटी, हैव अ लुक हियर। टेक 3 ट्रांसपेरेंट यूज्ड प्लास्टिक बॉटल ऑफ 1 लीटर। बेटा प्लास्टिक बॉटल लेनी है, उनको हाफ कट करना है और उनकी कैप में छोटा सा छेद करना है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट वाले में डालना है क्ले। व्हाट इज क्ले, दैट वेरी फाइन मड, है ना, चिकना सा होता है अगर हाथ लगाओगे तो। सैंड, सैंड सबने देखा हुआ है। लास्ट वाले में ग्रेवल्स। सो ग्रेवल्स आर बेसिकली सम अ मड व्हिच इज हैविंग लॉट्स ऑफ बिग बिग स्टोन्स। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसमें प्लेस 3 आइडेंटिकल बीकर, सबके नीचे बीकर रखा। अब इसमें हमने डालना है पानी इक्वल अमाउंट में, फिर हमें देखना है कि पानी किस में सबसे ज्यादा नीचे आ रहा है एंड वी हैव टू ऑब्जर्व इट फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस यू हैव टू फिल वन ऑब्जर्वेशन टेबल हियर। ऑब्जर्वेशन में है क्या, कलेक्ट द वाटर दैट फ्लोज थ्रू ईच ऑफ द बॉटल फॉर 10 मिनट्स, कंपेयर द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कम्स थ्रू ईच ऑफ द बॉटल। अब इसके बेसिस पे आपको प्रिडिक्शन और ऑब्जर्वेशन दोनों लिखने हैं। अब प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी स्लो, स्लो और फास्ट। सबसे फास्ट कहाँ होगा, किसमें होगा, आई नो यू नो द आंसर। सबसे फास्ट होगा आपका ग्रेवल्स वाले में, जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारा गैप है। सबसे कम कहाँ होगा, क्ले वाले में, है ना। अब देख भी लेते हैं, देखो एक्टिविटी आई हैव डन फॉर यू। सो दिस इज हैविंग क्ले, सैंड एंड ग्रेवल्स। अब देखो हमने पानी डाला इसमें। नाउ सी द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज कमिंग डाउन। ये देखो कितनी जल्दी आ गया, ये पूरे वीडियो को स्पीड अप किया हुआ है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज फिलिंग अप सो फास्ट। एक्चुअली इट वाज डन फॉर 10 मिनट्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, पूरा पानी नीचे आ गया।
सबसे कम पानी किसमें आया? फर्स्ट वाले में, जहां पे क्ले था, है ना. सो क्ले स्लोएस्ट, उसके बाद द सैंड एंड फास्टेस्ट इज इन दिस ग्रेवल्स, है ना. सो सेम ऐसा ही हमारा प्रेडिक्शन भी था. सो हम यहाँ पे लिखेंगे वेरी स्लो. तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन था वो भी वेरी स्लो था, है ना. ये वाला सिर्फ स्लो, ये वाला भी स्लो, और यहां पर था फास्ट, और ये भी था फास्ट. Got it? But again you have to give the reason why this was the observation. The spaces between the gravel particles are wider as compared to those in the sand and clay. बेटा वाटर फ्लो करता है, कहाँ फ्लो करेगा? जहां उसको जगह मिलेगी. जितनी ज्यादा जगह जो देगा वहां उतनी जल्दी फ्लो हो जाएगा. तो यहाँ जो ग्रेवल्स थे वहां पे इतनी सारी स्पेस है, तो ऑब्वियसली वाटर फॉल तो करेगा ही ना, जल्दी फ्लो कर जाएगा. चलो, हेंस वाटर कैन सीप थ्रू द ग्रेवल मोर इजीली. इन दिस वे वाटर सीप्स बीनीथ द सर्फेस ऑफ द अर्थ. और यही कंसेप्ट है जो वाटर अंदर सीप करता है ना अर्थ के. दिस इज द कंसेप्ट. और बेटा इस सीपेज ऑफ वाटर को बोला जाता है इनफिल्ट्रेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके आगे कुछ हम टर्म्स पढ़ने वाले हैं जो क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखोगे आप, ठीक है. सो इनफिल्ट्रेशन, व्हाट इज इनफिल्ट्रेशन? दिस प्रोसेस ऑफ सरफेस वाटर सीपिंग थ्रू द सॉइल एंड रॉक्स इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन. सॉइल, रॉक्स जो भी आपके पास है, देखो यहाँ स्पेस ज्यादा है, यहाँ स्पेस कम है ना. तो यहाँ पानी जल्दी फ्लो कर रहा है, देखो ब्लू ब्लू वाला पार्ट जल्दी फ्लो कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा धीरे फ्लो करेगा, लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत तो सीपेज होगा. और ये जो सीप हुआ पानी नीचे आया, इसी को क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं. गॉट इट? डेफिनेशन इजी है, समझ में आ जाएगा. द प्रोसेस ऑफ सरफेस वाटर, सरफेस में जो पानी है वो नीचे धीरे धीरे सीप जो हो रहा है उसी को हम इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं. और किसके थ्रू होता है ये सैंड के थ्रू, रॉक्स एंड ग्रेवल्स के थ्रू, उनके थ्रू होता है. ठीक है, आगे देखो. वाटर कैन इन्फिल्ट्रेट मोर रेडिली इफ स्पेस बिटवीन द सॉइल एंड रॉक्स पार्टिकल्स आर वाइडर, ओपन एंड इंटरकनेक्टेड. कहां ज्यादा होगा? जहां ज्यादा स्पेस होगा. ठीक है, एग्जाम्पल आपको पता है कहां पे? ग्रेवल्स में, जहां पे ज्यादा रॉकी वाला सर्फेस होगा. ठीक है. The water that seeps through gets stored in the pore spaces of sediments and the opening of in the rocks. ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा. Beneath the surface as ground water. बेटा यहां पर से जितना भी वाटर इन्फिल्ट्रेट हो रहा है, ये क्या फॉरएवर थोड़ी इन्फिल्ट्रेट होगा, कहीं तो जाके रुकेगा ना. बेटा बेस में बहुत नीचे जाने के बाद यहाँ पे क्या मिलते हैं इनको? पोर स्पेसेस ऑफ सेडिमेंट्स या फिर ओपनिंग इन द रॉक्स. बड़ी बड़ी ओपनिंग होती है रॉक्स में, वहां जाके ये सारा पानी जो नीचे जा रहा है वो स्टोर हो जाता है. और उस स्टोर्ड वाटर को हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर. ठीक है, समझते हैं आगे. इस पिक्चर से देखो, ये है सरफेस वाटर, रिवर में है आपका, लैंड में जब बारिश हुई वहां से आपको सरफेस वाटर मिला. ये सारा सरफेस वाटर नीचे को इन्फिल्ट्रेट होगा थ्रू दीज सैंड, ग्रेवल्स, मड जो भी है. यहां से इन्फिल्ट्रेट होकर नीचे जाएगा. बेटा नीचे ये लेयर, ये क्या है? ये है वो जो स्पेस बिटवीन द रॉक्स एंड सेडिमेंट्स. यहां पर जाके ये सारा पानी स्टोर हो गया. अब इस स्टोर्ड वाटर को हम क्या बोल रहे हैं? ग्राउंड वाटर बोल रहे हैं. ठीक है, इसके अलावा ये जो लेयर है जो इसको स्टोर कर रही है, ये जो रॉक के बीच की स्पेस है, सेडिमेंट्स हैं, इसको बोला जाता है एक्वीफर. व्हाट इज नोन एज एक्वीफर? देखो डेफिनेशन. द अंडरग्राउंड लेयर, दिस इज द अंडरग्राउंड लेयर. किसकी है? सेडिमेंट्स की. द अंडरग्राउंड लेयर ऑफ सेडिमेंट्स एंड रॉक्स दैट स्टोर वाटर in pore spaces are called aquifers. These are aquifers. So अगर कोई आपसे पूछे अंडरग्राउंड वाटर कहाँ मिलता है? एक्वीफर्स में मिलता है. एक्वीफर इज द लेयर विच इज स्टोरिंग दैट अंडरग्राउंड वाटर. समझ में आया? चलो आगे चलते हैं. So this is the water we extract by digging wells, drilling bore well into the aquifer. This water may be few meter or 100 meter below the ground. बेटा डिपेंडिंग ऑन जियोग्राफिकल प्लेस ये जो एक्वीफर वाली लेयर होती है वो अलग अलग हो सकती है. कहीं पे आपको ये फ्यू मीटर्स में मिल जाएगी, कहीं पे 100 ऑफ मीटर डिग करना पड़ता है तब जाके ही मिलती है. ठीक है, और ये आपने देखा होगा ना, जो हैंडपम्प से पानी निकालते हैं, जो मोटर से पानी निकालते हैं, वो कहाँ से आता है? वो यही तो है, ग्राउंड वाटर. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. नाउ दिस ग्राउंड वाटर बेटा, दिस इज डिप्लीटिंग डे बाय डे. ये जो ग्राउंड वाटर अंदर है हमारी अर्थ में वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे. क्यों हो रहा है? व्हाट आर द रीजन? लेट्स फाइंड इट आउट. व्हाई ग्राउंड वाटर इज डिप्लीटिंग? द रीजन, फर्स्ट रीजन इज एक्सेसिव पॉपुलेशन. बेटा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जितनी इंक्रीज होगी उतना डिमांड बढ़ेगी पानी की, और हम वो फिर पानी पूरा एक्सट्रैक्ट करेंगे ग्राउंड से. सो द एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ड्यू टू ग्रोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन.
ठीक है। उसके अलावा दूसरा क्या है, डिक्रीज्ड वेजिटेशन कवर। बेटा फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, अर्बन प्लेसेस बढ़ते जा रहे हैं। अर्बन प्लेस बढ़ेंगे तो यानी जो लैंड है वहां पर हम क्या करते हैं, हम सीमेंटेड घर बना देते हैं, ठीक है। तो सीमेंटेड घर से इन्फिल्ट्रेशन थोड़ी होगा, हमें उसके लिए प्रॉपर लैंड चाहिए, है ना। सो यहाँ पे अर्बन एरिया में वैसे ही इन्फिल्ट्रेशन बहुत कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द रोड्स, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन। क्लियर? So due to this water, groundwater is decreasing. Now what we can do to replenish it? Again, question, how we can replenish this groundwater? First of all, to address this issue, rainwater harvesting the best way. ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्ट यानी रेन को हमें बचाना चाहिए, उसके लिए हमें पिट्स बनाने चाहिए जहां से कि वाटर नीचे इन्फिल्ट्रेट हो सके, ठीक है। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज पिट्स आर यूज्ड टू रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर। इसके अलावा the water cycle ensures that groundwater sources are recharged, thereby helping to ensure sustainable groundwater supply. इसके अलावा बेटा ये तो हम कर रहे हैं, उसके अलावा नेचर भी अपना काम करती है। वाटर साइकिल से जो वाटर है वो इक्वली फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ऐसी जगह भी जाएगा जहां पर ज्यादा ग्राउंड है, जहां से इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, तो अगेन वहां से ग्राउंड वाटर थोड़ा बहुत रिप्लेनिश हो जाता है, ठीक है। चलो अगेन मूविंग अहेड, साइंस एंड सोसाइटी, अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन फॉर यू। ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन इन लद्दाख, स्ट्रीम्स ऑफन ड्राई अप लीडिंग टू स्कैर्सिटी ऑफ वाटर एज द हीट फ्रॉम द सन्स रेडिएशन इज नॉट इनफ टू मेल्ट द स्नो ऑन द माउंटेन्स। समर्स के टाइम पे, स्प्रिंग वाले सीजन में जो यहाँ पे सनलाइट आती है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती कि ये जो पीक में जो स्नो है उसको वो पूरी तरह से मेल्ट कर सके। तो ऐसे में क्या होता है, इस रीजन में जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती है ना वो ड्राई रह जाती हैं, तो लोगों को पूरी तरह से पानी अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, दे गॉट वन आइडिया। व्हाट दे डिड, ड्यूरिंग विंटर्स वाटर फ्रॉम माउंटेन स्ट्रीम्स, ये जो माउंटेन में यहाँ पर ऊपर कोई स्ट्रीम होगी ना, वहां से उन्होंने एक अंडरग्राउंड पाइप को डाला और पूरा पानी उसका एक्सट्रैक्ट किया। सो वहां से पानी अंडरग्राउंड, क्योंकि पाइप है तो टेम्परेचर का इतना इफेक्ट नहीं होगा, तो पानी आया वहां से। नाउ हियर यू कैन सी, ये बिल्कुल एटमॉस्फेयर में ओपन हो गया है ना, तो पानी एकदम से फ्लो होके आया तो ग्रेविटी के साथ बहुत तेजी से आएगा और यहां से ऊपर को जाएगा एज अ फाउंटेन। बेटा जब वो वाटर एज अ फाउंटेन ऊपर आ रहा है तो वो कोल्ड एयर में जा रहा है, जैसे ही वो ठंडी हवा में बाहर आएगा अंडरग्राउंड से, वो क्या हो जाएगा, फ्रीज, और फ्रीज होते ही फिर वो नीचे इस तरह से नीचे फॉल होगा। सो बेसिकली यू आर गेटिंग अ कोन ऑफ द आइस, दिस इज कॉल्ड आइस स्तूपा, ठीक है। देखो, द आइस बिल्ड्स अप लेयर बाय लेयर क्रिएटिंग अ टॉल कोन शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड आइस स्तूपा। और इससे क्या करते हैं, दिस आइस स्तूपा मेल्ट्स स्लोली ड्यूरिंग द स्प्रिंग, प्रोवाइडिंग वाटर फॉर फार्मिंग एंड अदर नीड्स थ्रू आउट द समर। इससे मिलते हैं उनको पूरी वाटर नीड्स, करेक्ट, एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन डेली लाइफ, ठीक है। चलो Beta, with this, we are done with this chapter. I hope you were able to comprehend each and every concept, but still having any doubt or facing any difficulty, do comment. I will revert back. Soon we'll meet for the NCERT solutions of this chapter. Till then, take care and bye-bye.